अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3B है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फर्दर स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक्स हैं स्टडी ऑफ मलेरिया, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया। आपने इसको स्कूल नोट्स से याद करना है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिएगा और स्कूल नोट्स से याद कीजिएगा। जिन बच्चों ने स्कूल नोट्स ले लिए हैं वो इसको वहाँ से हेडिंग्स के साथ याद करें, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए वो काइंडली स्कूल से परचेज़ कर लें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मलेरिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें जानदार को बुखार होता है और बुखार के साथ ठंड महसूस होती है। और बुखार की नौइयत ये होती है कि ये मुसलसल बुखार नहीं रहता, बल्कि थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है वो आपको बुखार आपकी बॉडी को फील होता है, जिसे हमने रिकरिंग अटैक्स का भी नाम दिया, रिकरिंग अटैक्स ऑफ फीवर का नाम दिया। फिर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई, पहले के लोगों ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि ये मलेरिया उन लोगों में ज़्यादा है जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ठहरा हुआ पानी है, यानी पॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं। और इससे ये चीज़ बताई गई कि ये ठहरा हुआ पानी जो है वो वहाँ की हवा को ख़राब करता है, और उस हवा में सांस लेने से जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है। और इसी वजह से मलेरिया का, इस बीमारी का नाम जो है वो मलेरिया रखा गया है, जिसमें माला जो है उसका मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। और इस वजह से आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने इसका नाम रख दिया ख़राब हवा से होने वाली बीमारी, यानी मलेरिया। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने उस ठहरे हुए पानी को, यानी पॉन्ड्स के पानी को पी कर देखा कि आया उनको ये बीमारी होती है या नहीं। और रिज़ल्ट क्या निकला कि उनमें से किसी को भी मलेरिया नहीं हुआ। 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जो कि यूरोप भेजे गए ताकि मेडिसिन्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएं। उनमें से एक ट्री की छाल को भी, जिसको हमने कुइना कुइना का नाम दिया था, जो कि बहुत सारे बुखार को जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के बुखार को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती थी, वो भी वहाँ पे भेजी गई। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ थी, इस वजह से कुछ डिसऑनेस्ट लोगों ने, यानी बेईमान लोगों ने, उस कुइना कुइना की जगह एक और उससे मिलती जुलती दरख्त की छाल जो है वो भेजना शुरू कर दी, जिसका नाम था सिंचोना, जो कि कुइना कुइना से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन ये डिसऑनेस्टी, यानी उनकी बेईमानी, इंसानी जान के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो साबित हुई। किस तरीके से कि सिंचोना में जो है वो एक केमिकल मौजूद था जिसे नाम दिया गया था क्विनाइन का। वो इस बीमारी को, यानी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। तो पहले कुइना कुइना भेजी जा रही थी, लेकिन बेईमानी से सिंचोना भेजी गई, और सिंचोना में जो है वो क्विनाइन मौजूद था, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। अब तो स्टूडेंट्स, अभी तक सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मलेरिया जो है वो ट्रीट किया जा सकता है सिंचोना से, और सिंचोना में क्या मौजूद है, क्विनाइन, जो कि इफ़ेक्टिव है मलेरिया के लिए। बिल्कुल इसके ठीक 200 साल बाद ये चीज़ मालूम हुई कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि छोटे जानदारों की वजह से होती हैं, और बाद में उन छोटे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा गया। और फिर ये भी यकीन किया गया कि मुमकिन है कि मलेरिया भी जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो। और 1878 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट लावेरन ने मलेरिया की वजूहात पर जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किया, और उस साइंटिस्ट ने मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स को लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। तो उसने बहुत से छोटे जानदार उस ब्लड सैंपल्स में देखे, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने इस बात पर यकीन नहीं किया। इस डिस्कवरी 1878 के बिल्कुल 2 साल बाद दोबारा एक डॉक्टर ने जो है वो मलेरिया पेशेंट के ब्लड को स्टडी किया और सेम क्रिएचर को देखा। और इस 2 इयर्स की डिस्कवरी के बाद, रिसर्च के बाद, फिर 3 साल बाद मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड को दोबारा स्टडी किया गया, और जब दोबारा वो क्रिएचर स्टडी की गई, ऑब्ज़र्व की गई, तो उस क्रिएचर को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और फिर 19वीं सदी के बाद हमने मलेरिया के मुतालिक ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तैयार की। पहली ऑब्जर्वेशन है, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, यानी मलेरिया और ऐसे
इलाके जहाँ पानी ठहरा हुआ मौजूद है, इनमें कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है। दूसरी ऑब्जर्वेशन तैयार हुई कि क्विनाइन जो है वो एक इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। इसके बाद तीसरी चीज़ ये ऑब्ज़र्व की गई कि मार्शिस का पानी डायरेक्ट पीने से ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया हो। और लास्ट चीज़ ये बताई गई कि जो मलेरियल पेशेंट होंगे, यानी जिन्हें मलेरिया होगा, उनकी बॉडी में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद हो सकता है। इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक हाइपोथेसिस तैयार की गई, जो हाइपोथेसिस थी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह किसे बताया गया? प्लाज्मोडियम यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताया गया। और इस हाइपोथेसिस की बेस पे हमारा नेक्स्ट स्टेप था डिडक्शन का। और डिडक्शन क्या तैयार की गई? वहाँ पे इफ़ देन एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया। आप लोग पढ़ चुके हैं इफ़ देन एल स्टेटमेंट, जिसमें बताया गया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर मलेरिया के पेशेंट्स, मलेरिया की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है, तो हर वो जानदार जो कि मलेरिया से बीमार हो रहा है, उसकी ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। और इसके बाद रिडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हमने क्या किया कि हमने 100 मलेरियल पेशेंट्स को ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया, ताकि हम देख सकें कि आइदर उनके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं है। और सेम हमने 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड भी लिया, और ताकि हम उसको भी स्टडी कर सकें। और फिर रिजल्ट्स क्या आए? द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड व्हाइल 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन्स आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जब हमने ये टेस्ट किया, 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स लिए और 100 हेल्दी पर्सन्स के ब्लड सैंपल्स लिए, तो जो मलेरियल पेशेंट थे उन 100 के 100 मरीज़ों में जो है वो प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में मौजूद था। लेकिन जो हमने 100 हेल्दी पर्सन लिए थे, उनमें से भी 7 ऐसे लोग थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। और बाद में ये चीज़ बताई गई कि वो प्लाज्मोडियम उनकी बॉडी में भी एंटर हो चुका था, लेकिन अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में था। स्टूडेंट्स, इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा डिसीज़ कॉजिंग एजेंट जो है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, लेकिन अभी आपकी बॉडी में उस बीमारी की सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं होने देता। The results were quite convincing and proved that hypothesis plasmodium is the cause of malaria was true। और ये results काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद थे, और ये चीज़ साबित हुई कि मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है। साइड बॉक्स में बताया गया है मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिसीज। द काउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। और मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत सारे लोगों को जो है वो, इस बीमारी से लोगों की मौत हुई है, और हम इसको एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ज़रिए जो है वो सॉल्व करना सीखे हैं। यहाँ तक अभी हमें वजूहात पता लगी हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे पास मलेरिया की वजह है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि ये प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन की, या जिस इंसान को, जानदार को मलेरिया हो रहा है, उसकी बॉडी में एंटर किस तरह कर रहा है। और इसके लिए फिर 2 ऑब्जर्वेशंस मेजरली तैयार की गई, और वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिस। फिर वही बात की गई कि मलेरिया जो है वो मार्शिस से रिलेट करता है किसी ना किसी तरीके से। और दूसरी चीज़ कि मार्शिस का पानी पीना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मार्शिस का पानी पीने से मलेरिया हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमारे पास एक फिजिशियन थे, AFA किंग, जिन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो रिलेटेड टू मलेरिया तैयार की, जिनमें से कुछ जो हैं वो मेंशन की गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। उन्होंने पहली चीज़ बताई कि जो बाहर सोते हैं, निस्बतन अंदर कमरों के बाहर के सोने वाले लोगों में मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने बताया जो लोग जालीदार अपने ऊपर कपड़ा या कुछ इस किस्म की चीज़ में सोते हैं, तो उनको भी मुमकिन है कि मलेरिया कम हो, निस्बतन उनके जो इस किस्म के नेट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करते। और फिर लास्ट उन्होंने बताया इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। और ऐसे जानदार जो कि धुआं वाली आग जिसके पास सोते हैं, तो उनको भी मलेरिया नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन
की बेस पे एक हाइपोथेसिस तैयार की गई और वो हाइपोथेसिस थी मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। क्योंकि नेट का इस्तेमाल किससे बचने के लिए किया जाता है, मच्छर के काटने से, यानी इस्तेमाल बचने के लिए जो है वो नेट वगैरह जो है वो आप लोग अपने बेड्स पे यूज़ कर लेते हैं ताकि जो है वो मच्छर बॉडी में आपको जो है वो काट ना सके। तो ये चीज़ इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे ये हाइपोथेसिस निकाली गई कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया जो है वो मॉस्किटोज़ हैं। और फिर आप इसको रिलेट करें मार्शी एरिया से, तो आपको पता है कि ठहरे हुए पानी पे मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। आगे इसी चीज़ पे डिडक्शन रेडी की गई। आपको पता है हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिडक्शन होता है। जो डिडक्शन थी वो ये थी, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। तो अगर प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज़ प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं तो मॉस्किटोज़ में प्लाज्मोडियम मौजूद भी होगा। और दूसरी जो है वो तैयार की गई, अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। और ऐसा भी मुमकिन है कि अगर मॉस्किटो किसी मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है तो भी उसकी बॉडी में पॉसिबल है कि वो प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, रोनाल्ड रोज, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s, परफॉर्म इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। और फिर एक नए साइंटिस्ट रोनाल्ड रोज ने 1880s में जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहां उसने एक एनोफिलिस मॉस्किटो को जो है वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। और बाद में जब उसने उसके मॉस्किटो को स्टडी किया तो उसने ये चीज़ स्टडी की कि प्लाज्मोडियम उसकी स्टमक वॉल्स में जो है वो बढ़ रहे हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर इस एक्सपेरिमेंट, रोनाल्ड रोज के इस एक्सपेरिमेंट की बेस पर यह चीज़ बताई गई कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से मुराद के जिसके पास प्लाज्मोडियम मौजूद हो, वो अगर एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो पॉसिबल है कि हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाए। लेकिन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पहले रोनाल्ड रोज ने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो स्पैरोज पर कैरिड आउट किया। रोनाल्ड रोज ने कई मॉस्किटोज़ लिए, क्यूलिक्स मॉस्किटोज़, जिनमें से उसने अलाउ किए कि वो एक ऐसे स्पैरो को बाइट करें जिसको ऑलरेडी मलेरिया है। और फिर उसने मुख्तलिफ मॉस्किटोज़ को मुख्तलिफ टाइम पे स्टडी किया है, जिसमें उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये जो प्लाज्मोडियम है मुसलसल इनके स्टमक में मौजूद हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी अमाउंट बढ़ती जा रही है और ये इनकी स्टमक वॉल में स्टे करते हैं। और जब ये बाइट करते हैं तो ये थ्रू द सलाइवा जो है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उसने उनमें से कुछ मॉस्किटोज़ को जो है वो अलाउ किया कि वो एक हेल्दी स्पैरो को जो है वो बाइट कर सकें। और जब उसने हेल्दी स्पैरोज़ को, बाद में जो हेल्दी स्पैरोज़ थी, जब उनको स्टडी किया तो वो बाइट करने के बाद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि उन स्पैरोज़ में भी प्लाज्मोडियम आ गया है उनकी बाइट करने की वजह से। और इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि प्लाज्मोडियम ही है जिसकी वजह से मलेरिया होता है और मॉस्किटोज़ इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया है। और इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स पर भी टेस्ट किया गया और इसके बाद जो है वो सेम रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए गए। एक एनोफिलिस मॉस्किटो को जो है वो एक मलेरियल पेशेंट पे बाइट करवाया गया और फिर उसी एनोफिलिस मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन पे बाइट करवाया गया और बाद में ये देखा गया कि जो एक हेल्दी पर्सन है उसको भी मलेरिया हो गया। यहाँ से दो चीज़ें ही दोबारा वो रिज़ल्ट अखज़ हुए जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। पहला ये कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है और दूसरा ये कि इस प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया जो है वो मॉस्किटोज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू द एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज नॉट falsified, it increases biologist confidence in hypothesis. Such well supported hypothesis may be used as basis for formulating further hypotheses which are again proved by experimental result. The hypotheses that stand the test of time are called theories. A theory is supported by a great deal of evidence. तो स्टूडेंट ऐसी हाइपोथेसिस जिस पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और वो रिजेक्ट ना हो तो हम उसको थ्योरी का नाम देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो अब आप लोग केमिस्ट्री में अपनी स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पर एटॉमिक थ्योरीज आप लोग स्टडी करने वाले हैं। तो
हमने इस वहाँ से आप लोग ये देखेंगे कि ये जितनी भी थ्योरीज़ हैं इनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो डील करते हैं, मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें इसके साथ प्रोवाइड किए जाते हैं और ये थ्योरीज़ कहीं ना कहीं सच या हकीकत होती हैं, सही होती हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो फर्दर मूव करती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लॉ और प्रिंसिपल। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज और exert greater effort to disprove the theory. If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes law or principle. A scientific law is uniform or constant fact of nature. It is an irrefutable theory. Example of biological laws are Hardy-Weinberg's law and Mendel's law of inheritance. तो थ्योरीज़ जो हैं वो बहुत सारी आगे हाइपोथेसिस को जो है वो डिराइव करती हैं और इन थ्योरीज़ पे बहुत सारे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को करने की वजह ये होती है कि आया इनकी ऑथेंटिकेशन चेक की जा सके कि ये ऑथेंटिक हैं या नहीं और इनमें कोई गलती तो मौजूद नहीं है। अगर ये सारी डाउटफुल अप्रोचेज़ यानी ये सारे शक व शुबात अगर ये थ्योरी सर्वाइव करती है तो हम इसको लॉ और प्रिंसिपल का नाम देते हैं। लॉ और प्रिंसिपल को आप एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी का नाम भी दे सकते हैं, यानी एक ऐसी थ्योरी जिसको आप गलत साबित ना कर सकें, हम उसको लॉ और प्रिंसिपल कहेंगे। लॉ और प्रिंसिपल में आपको एग्जांपल दी गई है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और हार्डी-वेनबर्ग लॉ। ये आप लोग इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में स्टडी करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो अपने नोट्स की हेडिंग के साथ करना है। इसमें मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जो कि आप लोगों को नोट्स में अवेलेबल होंगे। तो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो इसको वहाँ से याद कीजिए और जिनके पास नोट्स मौजूद नहीं हैं वो इन नोट्स को परचेज़ करें ताकि आप लोगों की स्टडी जो है वो अच्छे से कंटिन्यू रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर।